हेलो साथियों, कैसे हैं? श्रेयान एकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स हमने कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वेव ऑसिलेशन। ठीक है, तो वेव ऑसिलेशन जो है आपके पास 11th-12th में भी उसका पोर्शन है। देन उसके बाद हम सीधा जो है चलेंगे वो है अपने पास मेनली यूजी वाले पोर्शन, क्योंकि यूजी वाली जो बुक है उसके अंदर 11th-12th और सारा उसके अंदर आ जाता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्ड और वो सारे कपल वगैरह सब उसमें आ जाएंगे। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है, ऐसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जो मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा कि कोई भी पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कब करेगा। ठीक है, तो किसी वजह से करता है, जब कोई फोर्स होता है तभी कोई जो पार्टिकल है वो मोशन में रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से कि फोर्स होने के लिए, ठीक है, तो फोर्स होने के लिए ऐसा नहीं कि हर एक फोर्स के लिए या फिर हर, देखो जहाँ पे भी फोर्स है वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ये दिमाग में आपको होना चाहिए कि फोर्स जो है वो किससे बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से बन रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी है इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगा। ठीक है, हर एक फोर्स के लिए एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी तो मैंने बताया था, जब भी हमारे पास कोई फोर्स है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और उस पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्या होता है, फोर्स होता है। और पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स को डिराइव करते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं फोर्स से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करते, दोनों एक दूसरे क्या होती है, रिलेटेड होती है, लेकिन किस में, जब वो कंजर्वेटिव हो यानी कि संरक्षित हो उस केस में। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एक स्पेशल टाइप का मोशन है। इस मोशन के अंदर, ठीक है, इस मोशन के अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, और उस पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं या लिखते हैं, उसे बोलते हैं पोटेंशियल वेल। क्या होता है वो, पोटेंशियल वेल। ठीक है, कि जब पोटेंशियल वेल है हमारे पास, वेल का मतलब क्या, कुएं की तरह का पोटेंशियल, तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो सकती है वो मैं आपके पास बना देता हूँ। मान लीजिए कुछ इस तरह का पोटेंशियल है आपके पास। ठीक है, किसमें है ये आपके पास x, और ये जो पोटेंशियल है वो ux, इससे नोट कर देता हूँ, या फिर मैं ओनली u लिख देता हूँ इस बार के लिए। ठीक है, या चलिए हम वन डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए x, और यानी कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो क्या है, वन डायमेंशन पोटेंशियल है वो इस तरह का दिया हुआ आपके पास। ठीक है, उसको थ्री डायमेंशन के लिए फिर अपन उसको बाद में आगे एलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसा अगर कोई पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल क्या होगा आपका, सिंपल, उसमें जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, लेकिन उसी कंडीशन से। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो पोटेंशियल से फोर्स और फोर्स से पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन मान लीजिए आपके पास ये जो u है वो किसका फंक्शन है, x, y और z तीनों का फंक्शन है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब आपको क्या पढ़ाया था मैंने, संरक्षित बल क्षेत्र वगैरह जब हमने पढ़ाए थे मैकेनिक्स के अंदर, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, उस वाले केस में मैंने ये आपको करवा रखा था। ठीक है, वही चीज़ थोड़ा सा वहाँ से वापस ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है इसकी फॉर्म में, थ्री डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो थ्री डायमेंशन में ऐसे दे रखी है ना, फिर 3 से 1 में आ जाएंगे अभी। तो उसके बाद में जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, वो होगा माइनस डेल यू, यानी कि आप क्या करते हैं, इस पर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनती है, माइनस आयोटा, एक सेकेंड, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस जे केप डेल यू ओवर डेल वाई, यानी आई केप, जे केप और के केप, है ना, ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, विद, ठीक है, अब अगर 1D की बात करें जो कि हमारे पास केस है, तो वन डायमेंशन में क्या हो जाएगा, ओनली एक्स एक्सिस इसकी बात करें, एक्स कंपोनेंट की, तो एफ एक्स जो होता है वो होता है माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, क्या हो गया, माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। इसी से अब अपने आगे की जो है वो कहानी तैयार होगी। वो कहानी क्या तैयार होगी, तो आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए पार्टिकल पे फोर्स कितना है, 0। ठीक है, पार्टिकल पे फोर्स कितना है, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल के फोर्स 0 है तो ये कितना हुआ, 0, तो डेल यू ओवर डेल एक्स विद माइनस साइन, ये भी कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, ये भी कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो है हमारे पास, ये जो शो कर रहा है, ये कर रहा है यू एक्स ग्राफ का ढाल। ठीक है, यानी कि स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ यू एक्स। ठीक है भाई, जब आप किसी भी ग्राफ के, जब हम क्या लेते हैं,
टेंजेंट लेते हैं, यानी कि उसकी ढाल लेते हैं, तो क्या लिखते हैं? अगर मान लीजिए u और x के अंदर ग्राफ है तो क्या लिखेंगे? du/dx, है ना? अगर y में होता तो क्या लिखते थे? dy/dx। तो dy/dx को क्या लिखते हो आप? tan थीटा लिखते हो, है ना? मैथ्स में पढ़ा ये चीज़। dy/dx क्या लिखते हैं? tan थीटा लिखते हैं। अगर y और इसमें ग्राफ होता था ऐसे, यानी कि ये y है, x है, मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ बना हुआ है ना, इस तरह से, फिर आप क्या करते हैं? यहाँ पे ये थीटा बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो आपके पास थीटा बनता है तो क्या लिखते हैं? dy/dx इक्वल टू tan थीटा। ये जो x एक्सिस पे एंगल बनता है वो क्या होता है? थीटा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं, ठीक है? तो ux में ये क्या है? ux ग्राफ का ढाल, ठीक है? तो ux ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप जो है हमारे पास इस तरह से हम लिखते हैं, है ना? चलिए आगे देखिए। तो ये जीरो होने का मतलब ग्राफ का ढाल कितना हुआ? जीरो, ठीक है? जीरो होने का मतलब यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना हुआ? जीरो। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा? जीरो। तो जहाँ पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस से जीरो एंगल बना रही है, वो हमारा क्या होगा? f इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट, ठीक है? आ रहा समझ में? इस ग्राफ में चाहिए जहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पॉइंट जो है सबसे मिनिमम वाला, तो ये क्या है? इसके ग्राफ ये सॉरी टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका मतलब ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, ठीक है? ये ऐसे पॉइंट है A B C D जहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है? जीरो है, ठीक है? थीटा इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? उसका ढाल कितना है? स्लोप कितना है? जीरो स्लोप है। जीरो स्लोप होने का मतलब क्या हुआ? फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो, ठीक है? तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना है? ये। तो इन चारों पॉइंटों को, यानी कि जो A B C और D, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव डेल यू ओवर डेल एक्स, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो जीरो है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि साम्य अवस्था, ठीक है? ठीक है, ये चारों क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि इसका कह सकते हैं कि जहाँ पे फोर्स कितना होगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल यहाँ है एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर है, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा? कोई मोशन नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझ गए पॉइंट? पहला पॉइंट, ठीक है? तो पहला जो हमारा कंसेप्ट हो गया वो क्या हो गया कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जो कि ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप बताता है, ये अगर जीरो है तो इसका मतलब वो पॉइंट कौन से होंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे। तो जब आपको फंक्शन दिया होगा, ये कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा आपको एक्स वाई जेड के अंदर, या फिर वन डायमेंशन की बात करेंगे तो ओनली जो है आपको एक्स के अंदर फंक्शन दिया होगा, ठीक है? एक्स पावर क्यूब में भी हो सकता है ना? और स्क्वायर में भी हो सकता है, जो भी है वॉटेवर, प्लस के अंदर भी मान लीजिए दो टर्म को करके दे सकते हैं। वहाँ से आपको क्या निकालना होता है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। तो क्या करोगे? पहले डेरिवेटिव जो पोटेंशियल एनर्जी का पहला डेरिवेटिव है उसको किसके बराबर रखना है? जीरो के बराबर। जैसे जीरो के बराबर लिखोगे तो वहाँ पे जो आपको वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी? उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्स नोट। किस पे मिली हमें? एक्स इक्वल टू एक्स नोट के ऊपर ये पॉइंट मिला ए लिख दिया, तो एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे ये हमारा पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है? यहाँ से इसको रखेंगे जीरो के बराबर, सोल्व कर लेंगे तो एक्स नोट पॉइंट। अब इससे आगे वाले पे चलते हैं कि अगर मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है? इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है? तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है? और अगर x इक्वल टू एक्स नॉट रखते हैं इसके अंदर और ये पॉजिटिव आता है, इसकी वैल्यू, है ना? पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है? मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा? जब भी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पहले डेरिवेटिव को जीरो के बराबर वैल्यू निकालते हैं, उससे आपको मान मिलेंगे, ठीक है? वो जो पॉइंट मिलेंगे उसकी वैल्यू जब अपन सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं वो पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? पॉजिटिव आने का मतलब हुआ ये हुआ मिनिमा, ठीक है? मिनिमा हुआ, तो मिनिमा हुआ इसका मतलब क्या है? कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है? कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। अब इस वाले पॉइंट पे अगर मान लीजिए पार्टिकल है और उसको आप स्लाइडली धक्का देते हैं, है ना? फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा? ये पार्टिकल इधर जाएगा और वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर क्योंकि इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी तो वापस क्या करेगा? इसको कम करने की कोशिश करेगा और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि देखो फोर्स जो है वो क्या लग रहा है? इसमें चेंजेस के अपोजिट है, माइनस साइन आना, तो इसका मतलब चेंज के अपोजिट, यानी कि वो चेंज नहीं करना चाहता। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जब पार्टिकल इधर जाएगा यहाँ होगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। और जब पार्टिकल यहाँ होगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, क्योंकि माइनस साइन है। तो वो क्या कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के चेंज
के अपोजिट डायरेक्शन में। तो चेंज किधर हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, तो उस चेंज की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसको क्या करेगा, यहाँ लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला मिनिमम पॉइंट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कौन सा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो मिनिमम वाला है। तो यानी कि ए और जो सी हैं वो हमारे क्या होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वही क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। ठीक है, दिमाग में क्या रखना है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है वो किससे रिलेटेड है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिलेटेड है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ के अंदर या जो हमारे फंक्शन दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, वहाँ से पॉइंट निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करके उसमें पॉइंट रखेंगे। रखने पर अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब वो मिनिमा है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या आ रही है, x इक्वल टू एक्स नोट पे नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमा है। क्या है, मैक्सिमा है। अब अगर मैक्सिमा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पड़ा है तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको हल्का सा धक्का दोगे तो क्या होगा, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, इसकी इधर आओगे तो क्या होगा, कम होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल स्टेबल होना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से धक्का देते पार्टिकल किधर आएगा, इसकी तरफ टेंड करेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, इसके दूर की तरफ इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आ रहा समझ में आपको ये चीज़। जैसे उल्टी कटोरी मान लीजिए, ये तो उल्टी कटोरी है, सीधी कटोरी है। उल्टी कटोरी करके उसके ऊपर आप कांच की गोली अगर आप सेंटर पॉइंट पर रखते हैं तो वहाँ स्टेबल हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उसको हल्का सा आप धक्का दोगे तो क्या होगा, वो अगर इधर धक्का दोगे इस तरफ और इधर दोगे तो इस तरफ आ जाएगी। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वो जो पोजीशन है उसकी वो क्या है, इक्विलिब्रियम तो है ना। ये नहीं कह रही इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जस्ट उस पॉइंट पे रहेगी तो स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट से हल्का सा आपने क्या किया, उसको फोर्स लगाया, वो क्या होगा, जिस तरह फोर्स लगाया उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट से वापस क्या होगा, स्टेबल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, अनस्टेबल में सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनी, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको इस पे पहले भी करवा रखा है, फिर बता रहा हूँ। यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पूरी एक संभावना रहेगी कि आपको एक पोटेंशियल एनर्जी देंगे, देन उसके बाद में फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा जो पॉइंट एक्स इक्वल टू किस पॉइंट के ऊपर जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए ये जीरो आ जाता तो क्या होगा, जिसे हम गति परिवर्तन बिंदु यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, तो उसमें क्या ग्राफ अपनी सिचुएशन चेंज करता है, ग्राफ अपना जो कर्व है उसको चेंज करता है, स्टेबल टू अनस्टेबल, अनस्टेबल टू स्टेबल वाला पॉइंट आपको मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फोर्स इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का भी एक कंसेप्ट है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे ये ग्राफ था यहाँ से, ठीक है, इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि जब तक पार्टिकल इस पोटेंशियल को छोड़ के बाहर नहीं निकले तब तक वो बाइंडिंग है ना। इस पोटेंशियल को छोड़ के अगर बाहर निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इस पोटेंशियल से बाहर चला गया। तो आप देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, स्टेबल और ये अनस्टेबल। अगर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, पार्टिकल इससे, जैसे आपने धक्का दिया यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट से कम एनर्जी है तो क्या होगा, ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ तक आया फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला, स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे 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 एनर्जी बढ़ते 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 मान लो इससे ज़्यादा हुई तो क्या होगा, इसको शूट करके बाहर, जैसे ही इससे बाहर चला गया वापस पार्टिकल इसके अंदर, इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली ये जो कूप है अपना वेल है, इस वेल के अंदर
नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट से यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपको फंक्शन देके और आपको बाइंडिंग एनर्जी पूछ ले कि इस पोटेंशियल के लिए, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे आप? पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे। देखो प्रोसेस वही है, पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, 0 के बराबर रखोगे। ठीक है, 0 के बराबर रख के आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट 2, 3 जितने मिलेंगे वो सब मिल जाएंगे। उसके ऊपर आपको क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है, तो मान लीजिए x1 जो है स्टेबल है, x2 आपने 2 पॉइंट निकाले, है ना, x1 x2 वैल्यू आएंगी आपके पास 2, 4, 3, -2, 0 वगैरह कुछ भी आ सकती है ना। तो ये मान लीजिए 2 वैल्यू आपके पास आई, x1 और x2, ये स्टेबल की आई है या अनस्टेबल की आई है। तो आप इस x2 रखेंगे इस वाले फंक्शन में, x इक्वल टू क्या करेंगे? x इक्वल टू x2 रखेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको ux की एक वैल्यू मिल जाएगी, ux2 की। इसी तरह से x1 की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे क्या मिल जाएगी? ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो क्या मिलेगी आपको पास? बाइंडिंग एनर्जी, है ना, क्योंकि देखो आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर आप निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से क्या समझे, हम चल रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमें मिल चुका है। वो क्या होगा? तो जब हम SHM की बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए जो फोर्स होगा वो 1 डायमेंशन में चल रहे हैं, वो फोर्स क्या होगा? -kx होगा। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलने वाली है वो क्या मिलेगी? हाफ। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ से देखिए कि डेल U ओवर डेल x², है ना, ये हमने फाइंड आउट किया था। ये कितना आएगा? ये आएगा पॉजिटिव। कितना आना चाहिए? पॉजिटिव। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे किसके बराबर एक कांस्टेंट k है, पॉजिटिव कांस्टेंट उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से, है ना, सॉरी डेरिवेटिव का इंटीग्रल करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, u जो फाइंड आउट करेंगे वो कितना हो जाएगा? वो आएगा हाफ kx²। ये आपको क्या मिलेगा? u मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन थी हमारे पास कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होगा? ये जो चीज़ है वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव हमने क्या मान लिया? कोई कांस्टेंट k मान लिया। जब इसका पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो kx मिलेगा, दूसरी बार में जाओगे तो ये मिल जाएगा, है ना, सॉरी इंटीग्रल करोगे तो ना, तो इंटीग्रल करने पे ये वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको आराम से आता है, इसके में करवाने की वो मेरे को जरूरत नहीं है। तो मेरे पास 2 कंडीशन मिल गई, f ये होगा और u ये होगा। ठीक है, जब आपके पास कोई पार्टिकल है जो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका मास m है। ठीक है, तो मास m है तो हमारे पास उसकी फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू -kx, और उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल हाफ kx²। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसकी इक्वेशन दूसरी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास मेन काम किसका है? इस वाले फोर्स का। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट लगाइए। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो F इज इक्वल टू, तो ये हो गया F भाई मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kx, तो d²x ओवर dt² प्लस k/mx इज इक्वल टू 0 माना, यानी कि से k, या इसको लिख सकते हैं ω02 इज इक्वल टू k/m। ठीक है, दैट इज ω0 इज इक्वल टू √km। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? इक्वेशन जो है ω02 x इक्वल टू 0, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किसी भी पार्टिकल के लिए, है ना, न्यूमेरिकल इक्वेशन पूछने का तरीका, पहले तो ये सीधा हो गया कि जब भी आपको कोई वैल्यू दी जाएगी, क्वेश्चन इस तरह से देंगे कि एक पार्टिकल, एक m मास का पार्टिकल है जो क्या कर रहा है कि y इक्वल टू, मान लीजिए x चीज़ में क्या दे दिया कि y इक्वल टू a sin bx, है ना, a sin bx, इस फंक्शन से मोशन कर रहा है ना, या सॉरी t में देंगे आपको, टाइम में ना, तो t में देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको मोशन दे दिया कि ये इस तरह का मोशन कर रहा है, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, आप फाइंड आउट करके देखना। तो कैसे करोगे?
जब भी कोई आपको पाथ की इक्वेशन इस तरह की दे रखी है, ठीक है, दूसरा क्या देख सकते हैं, y इक्वल टू ए कोस में दे सकते हैं, तीसरी क्या देख सकते हैं, a माइनस आयोटा बी टी दे सकते हैं, यही दे सकते हैं माइनस की जगह प्लस आयोटा बी टी दे सकते हैं। अगला क्या दे सकते हैं कि a साइन बी टी प्लस a कोस बी टी दे दिया, ठीक है। तीसरा क्या दे सकते हैं, ये सारी आप देखना क्या आता है, देखिए बी टी प्लस माइनस आयोटा बी टी इस तरह से दे दिया। इतने सारे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। आप देखना कि इन सब के लिए जब आप सेकंड डेरिवेटिव करते हो तो क्या इक्वेशन ऐसी बनती है क्या? उस इक्वेशन में क्या होगा कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो x के मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ कुछ कांस्टेंट आएगा, ओमेगा नॉट ये अपना कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो भी कांस्टेंट आएगा, मतलब इस तरह की इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती है। अगर इस तरह की इक्वेशन बनती है तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव करना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा कोस में, तो a कोस बी टी और एक b बार आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, a b कोस बी टी। अगला क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि कोस का माइनस में हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो बी स्क्वायर और ये वापस किस में आ जाएगा, साइन बी टी। तो कुल मिला के क्या बना, माइनस बी स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, ए साइन, वापस वाई बन जाएगा, तो ये वाई बन गया, ठीक है। इसको इस तरफ ले आइए तो क्या बना, डबल डेरिवेटिव के साथ प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 बन गई इक्वेशन। कॉन्स्टेंट चाहे कुछ भी हो, सेकंड डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट और वाई, सेकंड डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट और एक्स, है ना, एक्स में था तो एक्स में आ गया, ठीक है, बन गया। तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इसी तरह से बाकी लोगों का आपको देखना, बाकी सबका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी इक्वेशन नहीं बनती है, अगर ऐसी इक्वेशन नहीं बनती है तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा दे सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको देंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पार्टिकल का फंक्शन दे दिया आपको, फंक्शन देके देन उसके बाद पूछा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा, तो आपको इस तरह से उसकी इक्वेशन बना के देख लेनी, क्या उसका सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद ये इक्वेशन बन रही है। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही है इसका मतलब वो करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख दी हमने। अब चलते हैं इससे आगे कि इक्वेशन तो आ गई, इक्वेशन से क्या बना, एक्सेलरेशन मिला। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी बात करते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, अच्छा एल ई, पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी से कि डेल स्क्वायर वाई एक्स था ना अपना, डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ओमेगा नॉट एक्स, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, क्या स्टार्ट करिए कि इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, किसमें कि यहाँ पर टाइम आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जब आपको एक्सप्रेशन पढ़ाया था तो 3 फॉर्मूले लिखाए थे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, याद है। और मैंने कहा था ये 2 आपको याद रहेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन जब भी आप सोल्व करते हो तो उसको लिखने के लिए, ठीक है। बना इसी से है ना, नो डाउट इसी से बना है। यहाँ पे हमने क्या किया, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन ये हमारे पास बन जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका ये भी होता है। समस्या क्या है कि आपके पास यहाँ जो इक्वेशन है वो टाइम में आ रही है, ठीक है, और यह फंक्शन किसका है, x का है। तो मैं जो x में कन्वर्ट करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ। x को उस तरफ भेज दीजिए, इधर रहने दीजिए, तो v डी वी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगली इक्वेशन में दोनों का इंटीग्रल कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल में क्या होगा कि ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा c1, ठीक है, कॉन्स्टेंट आ जाएगा c1। अब हम क्या कहते हैं कि इनिशियल केस के अंदर मान लीजिए कि x इक्वल टू 0 पे या x इक्वल टू a पे ना, अब जैसे मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है इस तरह से, तो ना ये x इक्वल टू मान लीजिए 0 पे शिफ्ट कर देते हैं इसको, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये वाला है ना, ये कितना है, x इक्वल टू a। तो जैसे x इक्वल टू a है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी 0, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी 0, और यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम। भाई अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी, यहाँ कितना हो गया 0 हो गया, तो ये क्या करेगा फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहाँ
मिनिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो हमारे पास एम्पलीट्यूड जहाँ मैक्सिमम है वहाँ वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, क्या कंडीशन रखेंगे कि x इक्वल टू जब a क्या है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। तो C1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, दिस इज रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात होनी भी नहीं चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम यहाँ से वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो फिर से यहाँ आ जाइए, इसी इक्वेशन को आगे स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, डिस्प्लेसमेंट किस में जाएगा, टाइम में। तो dv अपॉन v जो आया हमारे पास कितना आया, ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt दैट इज ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dt इज इक्वल टू क्या मिल सकता है हमारे पास, इसको डिवाइड में चला जाएगा, dt इस तरफ जाएगा तो ये ओमेगा नॉट dt कर लेते हैं। ठीक है, dx में क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में, तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 लिख देता हूँ, या रूट में लिखें अच्छा दिखने के लिए, चलो अच्छा ही दिखा देते हैं, आजकल अच्छे दिखने का ज़माना है वैसे। ठीक है, चलिए ये सुंदर सा दिख रहा है। अब क्या करना है, इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल करिए, इसका इंटीग्रल करिए। इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सिंपल सा, इधर आ जाइए, ये किसके होगा, ये होगा साइन इनवर्स में। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, किसमें आएगा, साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इक्वेशन बनेगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो है ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। प्लस साथ में क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट, उसे मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए इनिशियल फेज है, ये फाई जो है वो क्या है हमारे पास, इनिशियल फेज है, कौन सी, इनिशियल। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है, इस इनिशियल फेज का मतलब क्या है समझिए, कई लोग क्या लिख तो देते हैं लेकिन समझते नहीं है इसको। ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक करने वाला एक ऑसिलेटर है ना, सिंपल, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। जरूरी तो नहीं है कि x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, समझ पा रहे हो मेरी बात को। जब आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाते हैं, है ना, तो क्या, जब आप इसको खींच के, मान लीजिए मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना, तो मैं क्या करूँगा, उल्टा करते थे ऐसे, मैं इसको पकड़ के खींचूंगा ना, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तो ये इनिशियल फेज ऑलरेडी है ना, तो ये एंगल कितना है यहाँ पे, जब आप इसको यहाँ से पकड़ के छोड़ रहे हैं तो ऑलरेडी ये एंगल बन रहा है फाई। ठीक है, वही तो इनिशियल फेज है, वो कितनी हुई, फाई। ठीक है, जरूरी नहीं कि x इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियल फेज है, तो हमने लिख दिया इनिशियल फेज कितनी है, फाई है, वो हमारा कॉन्स्टेंट था। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से इस पूरी को सोल्व करेंगे, पहले फाई इधर आएगा प्लस में, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस फाई। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू हो गया ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये होगा जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई कर रहा है तो। ठीक है, तो देखिए साइन कोस एक्सपोनेंशियल की जो टर्म है वो किस में आती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एक्सपोनेंशियल में कोई आयोटा वाली है ना, इमेजिनरी वाली जो पोर्शन है वो किस में आता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में आता है। ठीक है, करके देखना, मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे थे, कौन सा सिंपल हार्मोनिक था कौन सा नहीं है वो आप करके देखना। ठीक है, तो साइन जो है वो सिंपल हार्मोनिक में था, प्रूव करके भी देखा, कोस भी देखना, वो भी सिंपल हार्मोनिक होगा, है ना। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इससे वेलोसिटी की एक और फॉर्म बना सकते हैं।
कैसे बना सकते हैं, इस वाली फॉर्म में चाहिए तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, है ना, ये a स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, है ना, a स्क्वायर दोनों में कॉमन तो ओमेगा नॉट और a बार आ गया, ओमेगा नॉट और a बार आ गया, अंदर क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई रूट में, तो ओमेगा नॉट a ये क्या बन गया कोस ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो वेलोसिटी की दूसरी फॉर्म ये बन गई, ओमेगा नॉट a कोस ओमेगा टी प्लस पाई हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके मैक्सिमम मिनिमम, मुझे जो बात करनी थी वो किस पे करनी है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर, ठीक है। कंडीशन ये दोनों केस के लिए, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट क्या है कि x इक्वल टू x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी 0, जो कि इसका मिनिमम है। x इक्वल टू a रखिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल हार्मोनिक करते मोशन करते टाइम ये जो 2 पॉइंट होंगे मैक्सिमम वाले, इस पे वेलोसिटी कितनी आएगी 0 आएगी। तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको दिया गया रहेगा कि जब वेलोसिटी 0 है उस केस में x इक्वल टू ये है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो क्या मैक्सिमम वाले पॉइंट है, यानी कि एम्पलीट्यूड के पॉइंट है, ठीक है। जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑलरेडी आपको गिवन है कि इस 2 मीटर के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी, तो वहाँ से आप x जो है वो फाइंड आउट, या जो भी ओमेगा है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उस कंडीशन का आप जो है वो यूज कर सकते हैं, दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपको केस लिखा है कि ये केस में क्या होगा। और x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे जो है वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी ओमेगा नॉट a, और ये क्या होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंडीशन है आपके, ये दिमाग में रखनी है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a जो कह रहे हैं वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम, जैसे ही उन्होंने कहा x जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम है वो इतनी है, तो इसका मतलब क्या है वहाँ आपको x इक्वल टू a जो है x इक्वल टू 0 है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आगे मेरे पास समझ में कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, चलिए। तो ये दोनों कंडीशन होगी, सेम कंडीशन आप इसमें लगा सकते हो, एट x इक्वल टू a, ठीक है, ऐसे वो टाइम का है तो ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। मेनली इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, है ना, केस फर्स्ट और केस सेकंड की, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, वो भी मोस्ट वाले, ठीक है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब अपने पास बचती क्या है, टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है हमें। अगला 4 टाइम पीरियड, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होगा उसकी बात हम करते हैं। तो सिंपल याद दिमाग में रखें, टाइम पीरियड के लिए मैं उसमें नहीं जा रहा, ये होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट बस। तो आपको ओमेगा नॉट फाइंड आउट करनी है, ओमेगा नॉट फाइंड आउट करते ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और ओमेगा नॉट इसमें कितना है, k अपॉन m रूट के अंदर, k अपॉन a रूट के अंदर, थोड़ा इसको c मत लिख देना हो, k है ये, ठीक है। ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि इसका जो टाइम पीरियड होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का वो कितना होगा, है ना, ठीक है। चलिए, उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी बचती है, तो अगले पे आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इसका डेरिवेशन कर सकते हैं ना, उस पर जाना नहीं मुझे इतना, क्या करेंगे इसकी डेरिवेशन अगर करना है तो भाई टाइम पीरियड का मतलब क्या है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें लगने वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो इसका मतलब आपके पास आप क्या रखेंगे कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाइव, ठीक है। जब ये टाइम मान लीजिए कितना था t, है ना, t से स्टार्ट किया, वापस घूम के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो t प्लस t, वो यहाँ रखेंगे दोनों को इक्वल, क्योंकि x तब दोनों में क्या होगा इक्वल ही होगा, तो x के इक्वल रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फाइंड आउट करके फाइव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन वही 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट ही आएगा, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितना एंगल हो रहा है 2 पाई एंगल हो रहा है, तो वो एंगल 2 पाई के इक्वल रखे उसको सोल्व करेंगे, फाइंड आउट आप करेंगे, तो फाइनली यही आपको मिल जाएगी। उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिमाग में रखिए टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो हर केस में आपको ओमेगा नॉट फाइंड आउट करना है, ओमेगा नॉट फाइंड आउट करते ही आपके पास सारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और ओमेगा नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे, y में इक्वेशन दे रखी है या x में इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करिए, और जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या होगा, है ना, x के मल्टीप्लाई में जो आएगा वो क्या होगा आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, उसको आप ओमेगा में बदल लीजिए और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम किस पे थे, 4 टाइम पीरियड हो गया, 5th में है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? सिंपल है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का केस आए ये देख लीजिए। अभी क्या था ना, F इज इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, इधर भेजिए तो U इज इक्वल टू इंटीग्रल कर लीजिए F और dx, यही बना। इसको इधर भेजिए, इंटीग्रल करिए, माइनस लगाइए, आंसर लिखिए। ठीक है, तो फोर्स क्या है हमारे पास? kx। फोर्स क्या है? kx। इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, अच्छा फोर्स माइनस kx था ना, तो प्लस में चला गया। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, स्टार्टिंग में मान लीजिए वो कितना है? 0 है ना, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ kx स्क्वायर। ये आपके पास क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब x की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है बोलिए? अभी जस्ट फाइंड आउट की थी a साइन, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस एक्स का, सॉरी ओमेगा नॉट टी प्लस फाई का होल स्क्वायर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना? ये बन गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इसकी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या इसको? m और ओमेगा नॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। k को आप डिनोट उससे लिख दीजिए, आपकी वैल्यू इसमें बन जाएगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो k क्या होता है? k भाई इसको उल्टा देख लीजिए कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू रूट k बाई एम होता है ना। ओमेगा नॉट इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर इक्वल टू k बाई एम, तो k कितना हुआ? k इज इक्वल टू हो गया m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी अगली कि m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। अगला देखिए काइनेटिक एनर्जी पे आ जाइए, इधर कर देता हूँ 6 नंबर पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या है? हाफ m v स्क्वायर। मैंने आपको हमेशा कहा है काइनेटिक एनर्जी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल हर केस में कौन सा बल क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, फॉर्मूला तो हाफ m, v कितना था? क्या निकाला था अभी हमने? कोस ओमेगा की फॉर्म, कोस ओमेगा टी की फॉर्म में निकाला था ना भाई। दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हो आप? हमारे पास जो v आया था वो आया था ओमेगा नॉट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। और दूसरा क्या बना था? इसको जो हमने कोस की फॉर्म में बदला था तो ये बना था a ओमेगा नॉट और कोस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ठीक है, ये बना था। तो कोस वाले रहते हैं, इसमें साइन में लिया ना, कोस वाले ले लेता हूँ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा नॉट, अच्छा स्क्वायर में है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस 5 बन गया। 7वां टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो E इज इक्वल टू k प्लस पी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी k प्लस पी नहीं, हाँ इसे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पूरा लिख देते हैं है ना। k से तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, इस k को मान लोगे ना। तो ये दोनों को ऐड करना है। देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से इसको और वहाँ से उसको ऐड करोगे तो क्या होगा? ये सारा तो कॉमन आ जाएगा, उधर बचेगा कोस स्क्वायर में, यहाँ साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कुल मिला के डायरेक्ट क्या हो जाएगा? लिख रहा हूँ हाफ, ये इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी में एवरेज कितना हो। तो एवरेज में क्या करोगे? टाइम का एवरेज लोगे। तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था कहाँ पे, जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेक्टिफायर वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तब मैंने वहाँ पे एवरेज दिया था। तब मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 आता है, साइन थीटा और कोस थीटा का 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 और कोस स्क्वायर थीटा का भी कितना आता है? एवरेज 1/2। तो जैसे आप एवरेज लोगे तो ये तो कांस्टेंट है, टाइम एवरेज इसका लोगे कितना आएगा? 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज पूछ ले, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी तो कितना आएगा? 1/4, यहाँ से हट जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पूछ ले कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो क्या होगा? 1/4 m स्क्वायर और ये। ठीक है, एवरेज आप टाइम एवरेज निकाल सकते हो, इंटीग्रल करना पड़ेगा। ठीक है, 1/t इंटीग्रल 0 to t, और ये फंक्शन रखोगे, उसको सोल्व करोगे, फाइंड आउट करोगे, 1/2 इसका आंसर आएगा। मैंने आपको डायरेक्ट कहा था, अगर ये याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत जगह यूज आने वाले। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, फिर से जोड़ोगे इनको तो 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? 1/2। तो ये आपके पास क्या हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन लो यहाँ पे लग गया। ठीक है,
हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास सारी की सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी बुक्स में है। और स्प्रिंग वाला जो एग्जाम्पल है वो 101% जो है मैंने देखा कि 11th-12th में भी बहुत सारा आया हुआ है वो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी पूछते हैं। ठीक है, कि अगर आप स्प्रिंग से एक मास को लटकाएं, बाकी वो उसमें जाएंगे हम लोग, सरल आवर्ती दोलक वगैरह सब में जाएंगे, यानी कि सिंपल पेंडुलम में भी जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या बनता है, स्प्रिंग वाला केस। ठीक है, तो स्प्रिंग से जब हम कोई मास को अटैच करते हैं और उसको लटकाते हैं, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास सिचुएशन कौन कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिचुएशन आती है इसके अंदर कि आपने सिर्फ स्प्रिंग को एक हॉरिजेंटल स्प्रिंग से क्या कर दिया है, क्या कह सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल एक जो प्लेन है उसमें मोशन कर रहा है, स्प्रिंग को आपने खींच के छोड़ा, तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक के यूज करूंगा, जिसे मैं क्या कहूँगा, फोर्स कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट किसके लिए, स्प्रिंग के लिए गिवन होता है ना। तो जो फोर्स कांस्टेंट है वो स्प्रिंग के लिए कितना है, के है। उस केस में क्या होगा, तो अभी ये किस पे है, मान लीजिए जो है x=0 पे है, इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूँ, x=0, ये मेरा ओरिजिन है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको खींचता हूँ तो मैंने इसको क्या किया, खींचने पे ये इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ गया मास। ठीक है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। ठीक है, ये x कितना था, 0, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, मान लीजिए x हो गया डिस्टेंस, है ना, ये कितना है, x के ऊपर। ठीक है, x डिस्टेंस खींच के जब इसको छोड़ूंगा तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग खींची हुई नहीं थी, यहाँ पे क्या है, साम्य अवस्था में है, तो जब स्प्रिंग खींची हुई नहीं थी तो फोर्स कितना था, यहाँ फोर्स था मेरा 0, जैसे ही मैंने यहाँ खींचा तो ये फोर्स कितना हो गया, -x, क्योंकि के स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, दूसरा क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट भी है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो x डिस्टेंस पे जैसे ही खींचेंगे तो क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके, ये आपकी इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, साम्य अवस्था, क्योंकि देखो f=0 उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था के इर्द गिर्द यानी कि 2 and 4 मोशन करेगा किसके, इक्विलिब्रियम पॉइंट के तरफ से। ठीक है, तो अब जब ये मोशन करेगा तो इसकी ओमेगा कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना। तो यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होगी, तो क्या लिखूंगा, md²x/dt² -kx। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से आपके पास बन जाएगी, -k/mx। ठीक है, फिर से इसको सोल्व करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ω02x=0 वेयर ω02k/m। ठीक है, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω0, तो ये हो जाएगा 2π/, स्प्रिंग के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये आंसर इसमें फाइनली मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए स्प्रिंग को आपने वर्टिकली लटकाया है, ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टली। अब आपने सेकंड केस लिया इसका, सेकंड केस में क्या किया है, आपने स्प्रिंग को वर्टिकली लटकाया, तो वर्टिकली लटकाया तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस, वर्टिकली है, तो वर्टिकली में क्या होगा, ये आपके पास पहले तो ये डायग्राम बनेगा एक तो। ठीक है, इस डायग्राम में क्या हुआ कि स्प्रिंग की जो लेंथ थी उसमें कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि देखो जब आप वर्टिकली लटकाओगे तो mg फोर्स तो लगेगा ना, कौन सा फोर्स लगेगा नीचे, mg फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको मैंने F0 से डिनोट कर दिया, तो F0 = mg। इसकी वजह से स्प्रिंग की जो है वो लेंथ में कितनी चेंजेस हो गया, मान लीजिए y0 चेंज, क्योंकि y एक्सिस ले रहे हैं ना, कितना चेंजेस हो गया, मान लीजिए y0, यहाँ कितना था, y=0, जब स्प्रिंग नहीं खींची हो तो ये वाला केस है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, y0, तो इसमें आ गया, प्लस अगला केस, अब आपने इसको और ज़्यादा खींच दिया नीचे, खुद फोर्स लगा के, भाई और फोर्स लगा के खींचोगे तभी तो, अभी तो क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि mg की वजह से, देखो दिमाग में रखना, जब आप इसको स्प्रिंग को ऐसे लटका रहे तो mg नहीं लग रहा उस पर, स्प्रिंग पे। ठीक है, स्प्रिंग पे लग तो रहा है mg इसके ऊपर, लेकिन वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। भाई ये वाला केस था तब क्या था, mg इधर लग रहा था, इस mg का इस स्प्रिंग की लेंथ चेंज करने में कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो किसमें है, नॉर्मल फोर्स से वो हो रहा है उस पर, है ना, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ चेंज ये कर रहा है mg। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने क्या किया, इसको वर्टिकली लटकाया, ऊर्ध्वाधर लटकाया, है ना, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि इसका जो फोर्स लगेगा वो जो भी है, इस प्लस ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी रहेगा एक साथ। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए इस वाले केस से ये डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिया है, y डिस्प्लेसमेंट लिया है। ठीक है, इसमें y0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इस केस के लिए देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी। तो पहला केस तो क्या है, ये वाला, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जो F0 है वो हमारा किसके बराबर होगा, mg के। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास
के वाई नॉट के, क्योंकि ये जो फोर्स है इसमें वाई नॉट डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है, तो वाई नॉट उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो लगेगा इतने में वो कितना लगेगा, के वाई नॉट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि वाई नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, अच्छा के फाइंड आउट कर सकते हैं, के कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा mg अपॉन वाई नॉट, कितना हो जाएगा, mg अपॉन वाई नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए, अब आते हैं टोटल फोर्स में। टोटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एफ नॉट प्लस एफ डैश होगा। एफ नॉट क्या होगा, ये वाला, तो कितना हो गया, एफ नॉट हो गया के वाई नॉट प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। अब यहाँ से देखिए, एक सेकेंड, इसको लिखना आपने वो किसकी फॉर्म में, ठीक है, तो ये हो जाएगा mg, है ना, एफ नॉट कितना mg माइनस ये कितना होगा, इस y के अंदर दिमाग में रखना, इस y के अंदर ये y नॉट और ये जो है इसका वो दोनों इंक्लूडेड है ना। ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा इसको y नॉट के बजाय मैं क्या करता हूँ, डैश कर देता हूँ ना, तो इस y डैश के अंदर क्या है, ये दो चीज़ें इंक्लूडेड है, y नॉट तो यहाँ से यहाँ तक है और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, y है मान लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से कि फोर्स की इक्वेशन है ना, तो k, ठीक है, ये बनेगी वाई नॉट प्लस वाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है इसका, वाई नॉट प्लस वाई, है ना, वाई नॉट प्लस वाई, और ये कितना वाई डैश, है ना, एफ डैश के अकॉर्डिंग, या यहाँ लिख देता हूँ, तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना है, माइनस के वाई डैश, अगर इसकी फॉर्म में लिखते हैं, और वाई डैश इक्वल टू कितना है, वाई नॉट प्लस वाई। ठीक है, आगे चलिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा कि एम जी माइनस अब के वाई नॉट, और ये हो जाएगा के वाई। ठीक है, के वाई नॉट और एम जी क्या दोनों बराबर है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ इक्वल टू क्या बनेगा आपके, माइनस के वाई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम वाई की फॉर्म में, तो टी स्क्वायर माइनस के वाई बन जाएगी। ठीक है, अगली इक्वेशन में सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बन गई हमारे पास टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर हमने क्या माना है, ये माना है के अपॉन एम को। ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ऊपर वापस आ जाइए इस तरफ, ये लिख देता हूँ, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 2 पाई रूट में एम अपॉन के। अब के क्योंकि मैंने फाइंड आउट किया था, और वो कितना किया था के फाइंड आउट, वो कहता है एम जी अपॉन, वो किया था ना ऊपर, के कितना आया था, एम जी अपॉन वाई नॉट, कितना आया था, एम जी अपॉन वाई नॉट, वो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट में एम तो ऑलरेडी है, के की जगह रखूँगा एम जी अपॉन वाई नॉट, तो एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई वाई नॉट ऊपर चला गया, जी नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी पे डिपेंड कर रहा है और वाई नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सिमिलर सा देखो आप, किसके सिमिलर सा आ रहा है, जो आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जब आप सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा पहले, अब आगे वही आएगा हमारा केस इसके बाद में। सिंपल पेंडुलम में भी क्या होता है, एल अपॉन जी आता है। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन जी, तो जब भी आप वर्टिकल मोशन कर रहे हो तो इसका मतलब उसका जी का जो है वो इंक्लूड वहाँ पे हो गई सॉरी, जी जो है वो इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा ही होगा आपके। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, दोनों स्प्रिंग आ गई। अब मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि दो स्प्रिंग है उसका कॉम्बिनेशन है, तब क्या होगा उस केस में, है ना, उसकी बात करते हैं। तो तीसरा केस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद में लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो तीसरा केस आप ले लीजिए स्प्रिंग का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। फटाफट हम सलटा रहे हैं इस चीज़ को, तो पढ़ा हुआ आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, है ना। स्प्रिंग का क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, इसके दो डायग्राम बन सकते हैं। पहला डायग्राम यानी कि दो स्प्रिंग से पैरेलल स्प्रिंग है, उससे एक मास अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स होगा F1 होगा, इसमें फोर्स कितना होगा, F2 होगा। ठीक है, आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, और दूसरा इससे भी बन सकता है, ये भी एक पैरेलल स्प्रिंग का ही केस है। ठीक है, फोर्स F1 और फोर्स F2। अब जो फोर्स लग रहा है इसके अंदर वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल स्प्रिंग की बात हम करें तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होंगे, दोनों में इक्वल होंगे। ठीक है, फोर्स क्या होंगे, सॉरी इक्वल क्या, इसमें पैरेलल है ना, तो दोनों अलग अलग होंगे। के इनका क्या है, अलग अलग। मान लीजिए इसका है K1 और इसका है K2, K1 और K2। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, है ना, फोर्स नहीं, क्या होंगे, क्योंकि देखो आप इसको खींचते हो तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल सा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें भी क्या होगा, इक्वल सा डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, या क्या होगा, या तो ये सिकुड़ेगी, ये लंबी होगी, है ना, तो ये लंबी होगी तो ये सिकुड़ेगी, दोनों में से एक केस हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो होगा यानी कि y1 और y2 वो दोनों इक्वल होंगे, तो टोटल फोर्स जो होगा F इक्वल टू क्या होगा, वही F1 प्लस F2 होगा, है ना। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो ये हो गया m d स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू F1 F2 निकालेंगे तो F1 कितना आएगा, F1 हो जाएगा माइनस के y1, F2 कितना होगा माइनस k2 y2, ठीक है, दोनों चीज़ रख लीजिए, तो माइनस k1 y1 प्लस माइनस k2 y2, दोनों क्या है, इक्वल, तो दोनों के इक्वल है तो हमने क्या कर दिया, इसको y मान लिया, ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, कॉमन आएगा तो k1 प्लस k2 y यहाँ रख दीजिए, तो m, है ना, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, इस पूरे को हम k मान लेते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या हुआ, k1 प्लस k2, कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा, k1 प्लस k2, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम वाई, ठीक है, वापस ओमेगा नोट लिख देंगे इसको और इक्वेशन बना देंगे, है ना। तो k जो आएगा यहाँ पे क्या होगा कि पैरेलल वाले में जो है टोटल k आता है वो क्या आता है, k1 प्लस k2, यानी कि जो कैपेसिटर वाला कंसेप्ट है, लिख लेना यहाँ पे, कैपेसिटर में भी क्या होता है, जब दो कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है, पैरेलल जब आप उसको जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 इक्विलिब्रियम। सेम चीज़ यहाँ है कि जब स्प्रिंग को भी जोड़ते हैं तो जो आपके दोनों से मिलके कॉन्स्टेंट आएगा वो क्या आएगा, K1 प्लस K2 वाला आएगा, ठीक है। इसका उल्टा करिए, चौथा, है ना, फोर्थ में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं उस केस में स्प्रिंग में क्या कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ऐसे कर लीजिए, ये पहली और ये दूसरी और ये हमने एक मास m अटैच कर दिया, ठीक है, K1 और K2 क्या है इसके, फोर्स कॉन्स्टेंट। इस केस में क्या होगा, तो आप देखिए इस स्प्रिंग में कौन सी चीज़, देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पहले वाले कॉम्बिनेशन में क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो मासलेस मानते हैं हम, है ना, स्प्रिंग अगर मासलेस है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस स्प्रिंग के अंदर क्या चीज़ इक्वल होगी, अगर इसमें फोर्स F1 है, इसमें फोर्स F2 है, तो F1 इक्वल टू F2 होगा, क्या होगा, F1 इक्वल टू, क्योंकि आपको दिमाग में ये रखना कि इक्विलिब्रियम चीज़ क्या है, कंडीशन क्या है जिसे हमें स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो F1 कितना होगा, F1 इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस K1 और Y1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों में अलग अलग होंगे, डिपेंड करेगा, आप अगर एक ही फोर्स लगा रहे हैं तो जिसका K ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, जिसका K कम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस K2, है ना, तो Y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F अपॉन K1, Y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F अपॉन K2, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट Y होगा वो क्या होगा, Y1 प्लस Y2, ये सारी चीज़ें आप रख दीजिए यहाँ पे, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फोर्स अगर F है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस K अपॉन Y, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F अपॉन K हो जाएगा, ठीक है। तो ये रख दीजिए सारी चीज़ें यहाँ पे, तो ये बनेगा माइनस F अपॉन K प्लस माइनस F अपॉन K1 माइनस F अपॉन K2, तो 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन, कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन चल रहा है, कैपेसिटर वाला केस, ठीक है। इस केस के अंदर जो आपके पास टोटल K मिलेगा वो K क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर देखूँ तो K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो इसमें क्या हुआ, कैपेसिटर वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों में वही चलेगा। तो आप स्प्रिंग से आप क्या दिमाग में रख ले, कैपेसिटर को दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो मैं आपको मेनली स्प्रिंग वाला जो केस है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, इसको जरूर दिमाग में आप लोग रखें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और पैरेलल में वो दिमाग में रखना, पैरेलल में देखो सीरीज में सीधे सीधा दिख रहा है, पैरेलल में एक तो मैंने यहाँ दो स्प्रिंग पैरेलल बनाई थी, दूसरे में जो बनाई थी ना एक इस तरफ, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही केस है, वो सीरीज मत मानना उसको, दिखने में कैसा दिखता है, वो दिखने में जो है कैसा दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना ये, लेकिन है कौन सा, पैरेलल, क्यों है, तो आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो जब आप इसको खींचते इधर, तो ये अगर मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट होता तो ये x इसमें इधर जाएगा, x कम हो गया,
तो इसका मतलब दोनों में जो है कम होना, एक में कम हो रहा है एक में ज़्यादा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, हो दोनों में बराबर रहा है, ठीक है। इसलिए इसका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के आपके पास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के साथ में ये चीज़ है कि आपको पहले से पता है बहुत सारी चीज़ें, है ना, तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा लोड लेना नहीं है, एक बार ज़रूर अपने हाथ से करके देख लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।